तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, बहुत ही एक आसान चैप्टर है और फेवरेट चैप्टर भी हम कह सकते हैं इसे। चलो स्टार्ट करते हैं इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ कुछ डाटा है यहाँ पर याद करना होगा, उस डाटा से ही क्वेश्चन आएगा और वो सारे डाटा जो है मैंने अपने नोट्स पर लिख दिए हैं। लेकिन एक डिस्क्रिमिनर है यहाँ पर, मेरे इस नोट्स को पढ़ने के बाद भी आप लोग एनसीईआरटी को ज़रूर से एक बार रीड करना। ठीक है, एनसीईआरटी को, इस चैप्टर को आपको एक बार एनसीईआरटी से रीड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। और मेरे नोट्स पे है वही एनसीईआरटी पे है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी आपको एक बार रीड करना पड़ेगा और डायग्राम्स को अच्छे से देखना। ठीक है, क्योंकि वो जो मेल कॉन्डोम है, फीमेल कॉन्डोम है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वो दोनों डायग्राम तो देख लेना कि कौन सा कौन कॉन्डोम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ही आ जाते हैं हु क्या था। हु का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, किसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम कहें। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो हमारा है उनका हेल्दी रहना ही हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कह दें, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, टोटल वेलबींग अगर हेल्दी हो, यानी कि सारे एस्पेक्ट्स जो कि फिजिकल है, इमोशनल है, बिहेवियरल है, जो सोशल है, वो अगर हेल्दी हो, यानी कि सारा कुछ आपके अंदर प्रेजेंट हो, तो उसे हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपके अंदर इमोशन ही नहीं है, अगर कोई खुशी के मौके पर अगर आप हंसते नहीं हो, कि किसी में की मौके पर अगर आपने खुद का जो एक्सप्रेशन अगर उसे आप ठीक से अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आपका वो जो है वो एक आपके अंदर प्रॉब्लम है। अगर आपका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है, बड़ों के साथ कैसे बात करना होता है, छोटों के साथ कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट हमारा जितना भी आसपास जो हमारा पड़ोसी रहते हैं उनसे कैसे बात करते हैं, अगर आपके अंदर ये सारे जो टेक्निक्स है बात करने के अगर प्रेजेंट ना हो, अगर आपको पता नहीं हो कि कौन से कैसे बात करते हैं, कुछ भी तरह से कह दिया किसी को भी कोई भी बात, तो वो आपके अंदर एक प्रॉब्लम है। तब आपको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन हम नहीं कह सकते। समझ गए? सारा कुछ आपके अंदर ठीक से प्रेजेंट होना चाहिए, तब उसे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सारे बच्चों को इसके लिए नॉलेज रहना ज़रूर चाहिए, रहना इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी नीट के लिए तैयारी कर रहे हो या आप 12th में आ चुके हो तब ये वीडियो देख रहे हो। आपकी उम्र लगभग 17-18 साल हो गई होगी, क्योंकि अगर 18 साल नहीं हुआ तो आप अगर नीट क्वालिफाई भी कर लेते हो तो फिर भी आप एमबीबीएस कॉलेज में नहीं जा सकोगे अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई। तो आप लोगों का उम्र तो 18 साल हो गया होगा और इस समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर आते होंगे और आपको, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ, ऐसा कुछ फीलिंग आता है अंदर से। तो ये सब अगर नहीं हो, इसीलिए इस चैप्टर के बारे में नॉलेज अच्छे से होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस चैप्टर को मैं हमेशा वीवीआई चैप्टर कहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक कंट्री में जो सारा लोग है सारे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो या कुछ हो, ऐसा तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं और उससे सॉल्व करने के कुछ स्ट्रैटेजीज है, वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर सारा कुछ डेटा एनसीईआरटी का। ठीक है, 1951 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना पड़ेगा। 1951 में इंडिया था, क्या कंट्री था? फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में, फर्स्ट कंट्री था वो पूरे वर्ल्ड में। पहला इंडिया ने इनिशिएट किया था एक एक्शन प्लान को, क्या करने के लिए? जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसे अटेंड करने के लिए। हमारा इंडिया का जितना भी पीपल है उन सारे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, इसीलिए उन्होंने एक एक्शन प्लान इनिशिएट किया था। और वो क्या था? उसे फैमिली प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, जो बाद में जाकर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसे हम जो बाद में जाकर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर उसका नाम हुआ। ठीक है, उसे RCH कहते हैं। ये क्या हो गया? उसे हम RCH कहते हैं। क्या कहते हैं? RCH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो
बड़ा करते हैं। अब जो आता है वो आता है ये किसके द्वारा, माने कैसे उन्होंने किन किन चीज़ का उन्होंने हेल्प लिया था। पहले तो लिया था ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, एनजीओज यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लोज पेरेंट्स, अगर कोई भी व्यक्ति है उनका जो क्लोज पेरेंट, कोई भी व्यक्ति का क्या, अगर कोई स्टूडेंट है तो उनका जो पेरेंट्स होगा, क्लोज रिलेटिव्स होगा, टीचर्स होगा और फ्रेंड्स होगा, उन सारे के मदद से ये होता है। और गिविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई भी चीज़ का अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सारे चीज़ों का आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और किन किन बातों में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था सेक्सुअल प्रैक्टिस, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। अगर सेक्सुअल प्रैक्टिस आप तो किसी भी तरह से, लेकिन अगर वो हाइजीनिक नहीं हुआ ना तो आपके अंदर बहुत सारे डिजीज़ आ सकते हैं। और वो इतना डेंजरस होता है कि कई डिजीज़ तो क्यूरेबल ही नहीं है। अगर आप जितना दिन बचोगे, जिंदा रहोगे, उतना दिन वो आपको भोगना पड़ेगा उन डिजीज़ में, ठीक है। और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये दो मेन है, ठीक है। और किन किन ग्रुप को, सारे को तो दिया पॉसिबल नहीं होगा, सारे इंसान को नहीं दे सकते थे। आज़ादी के टाइम हमारे यहाँ पर 350 मिलियन यानी कि लगभग 350 मिलियन के आसपास हमारा पॉपुलेशन था। तो तब के टाइम में वो भी बहुत ज़्यादा था। सारे को तो हम नहीं दे सकते, लेकिन किन को दे सकते हैं? दे सकते हैं एडोलेसेंस एज का जो व्यक्ति है, पर्सन, एडोलेसेंस एज का जो बच्चा है, और जो फर्टाइल कपल है यानी कि जो अब जो रिप्रोड्यूस करेंगे उनके लिए, और जो मैरिजेबल एज ग्रुप है यानी कि जो मेल और फीमेल जो भी है वो मैरिजेबल एज ग्रुप के हो गए हैं उनके लिए। फीमेल के लिए जो एज होता है वो 18 साल होता है। रुको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो फीमेल होता है उनके लिए जो एज होता है मैरिजेबल एज, वो 18 साल होता है। और जो मेल होता है उसके लिए 21 साल होता है। 18 साल 21 साल, ठीक है। चलो पेज क्यों ऐड कर लिया मैंने यार, ये क्या होता है पता नहीं। हाँ, अब आ जाते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा। इसके लिए जो है अटेंड करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स हमको लेना पड़ेगा। जो स्टेप लेना पड़ेगा, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पर्सनल एक्सपर्टीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास मेडिसिन होना चाहिए, प्रॉपर जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रेजेंट होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ होना चाहिए कि डॉक्टर्स होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। अगर ये सारे चीज़ें तो प्राइमरी चीज़ें हैं ना, ये सारे चीज़ें अगर नहीं रहेंगे तो अब कैसे होगा, कोई भी काम नहीं होगा। कुछ भी काम के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए उसका, और उसका जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स है, मटेरियल है, वो सारे प्रेजेंट होने, तीनों ही तो चीज़ होते हैं, वो तीनों। पूरे स्टोरी, ये चैप्टर पूरा स्टोरी की तरह है, स्टोरी की तरह इसे समझो, सारा कुछ याद हो जाएगा। अब आ जाता है अमाइनो सिंथेसिस। अमाइनो सिंथेसिस क्या होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ उससे आपको। अमाइनो सिंथेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, एक टेस्ट कह सकते हो इसे, जिससे हम, अगर हमारे पास जो भी भ्रूण है, हमारे पास जो भी फिटल है, उस फिटस के हम कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ भी तरह के, अगर जीन्स का कोई प्रॉब्लम हो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, तो वो हम जो हम उसे पार्चुएशन के पहले यानी कि क्या कहेंगे, उसको हम जब वो उसको हम पहले ही डिटेक्ट कर सकेंगे, ठीक है, पहले ही डिटेक्ट कर सकेंगे। और अमाइनो सिंथेसिस के द्वारा उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जो इसका जो क्रोमोसोमल फिटस जो है ना, उसका जो क्रोमोसोमल पैटर्न होते हैं सराउंडिंग का, जो फिटस होता है उसके आसपास एक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके आसपास एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम कुछ कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके वहाँ पर क्रोमोसोम पैटर्न वहाँ पर मौजूद होता है। जो फिटस होता है, फिटस का क्रोमोसोम पैटर्न उसके आसपास के फ्लूइड में मौजूद होता है। उसको टेस्ट करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो फिटस है वो मेल फिटस है या फीमेल फिटस है। अभी तो अमाइनो सिंथेसिस बैन कर दिया है, लेकिन जब था, तो
क्या होता था, प्रॉब्लम क्या आता था, अगर पेरेंट्स को पता चल जाता था कि फीमेल फीटस है तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो फीटस को एबॉर्शन कर देते थे। इससे क्या होता, एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत ही बैड इफेक्ट इसका पड़ेगा। ऐसे पड़ेगा, अगर मेल फीटस अगर जो क्या है मेल बच्चे अगर जन्म लेने लगे और फीमेल फीटस को हम पहले ही मार दे, जन्म लेने के पहले ही उसे अगर हम मार दे, तो मेल का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा ना, फीमेल का नंबर कम हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका जो बैलेंस है, इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तब क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आप सिर्फ ऐसे समझो, किसी भी प्रकार का जो प्राणी है उसका अगर कोई भी अगर घट जाए इन्वायरमेंट में और कुछ का अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम होगा। अगर जंगल में अगर शेर का जो टाइगर होता है, अगर आप सुंदरबन के ही अगर आप मान लो, सुंदरबन में अगर जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसका नंबर अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए और जो हिरन है तो फिर तो उसका नंबर तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि उनका शिकार करने के लिए, उनको मारने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। तो क्या होगा, जो है सारे गाछ वाला को वो लोग ज़्यादा खाने लगेंगे, हर तरफ हिरन ही हिरन होंगे। तब क्या होगा, वैसे ही अगर फीमेल फीटस को हम मार देंगे, से मेल फीटस अगर जन्म लेगा तो मेल का नंबर बढ़ने लगेगा, फीमेल का नंबर कम होने लगेगा। इन्वायरमेंट का जो सिस्टम है, जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए और भी कई तरह के रीजंस है जिसके लिए इसे बैन कर दिया। और वैसे भी हर कोई का अधिकार है जन्म लेने के लिए। कोई भी पेरेंट्स को अगर इसे अगर बंगाली में ये थोड़ा होता ना तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से और भी समझा सकता, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिर्फ ये आप याद रखो, जो फीटस होता है उसके आसपास एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड में फीटस का क्रोमोसोम पैटर्न प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को हम थोड़ा सा कुछ अमाउंट कलेक्ट करके उससे हम टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि उस फीटस का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि वो मेल फीटस है या फीमेल फीटस है। ठीक है, और फीमेल फीटस को कई तरह के पेरेंट्स थे जो एबॉर्शन करा देते थे। इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया इंडिया में। ठीक है, चलो ये देखो, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के लिए ये बैन हुआ था। चलो ये देख लो, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ही, अगर आप अच्छे से पढ़ो ना तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आ जाते हैं साहिल के बारे में। ये क्या है, ये एक टैबलेट है, यानी कि पील है, जिसे हम पील कहते हैं या टैबलेट सब कह सकते हो। ठीक है, लेकिन पील कहो, PILL पील कहो, क्योंकि NCERT में यही है। किन्होंने यह किया था, साइंटिस्ट ने किया था, तो साइंटिस्ट ही करेंगे, पता ही है। लेकिन कहाँ के साइंटिस्ट, सेंट्रल दुर्गा रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, CDRI, सेंट्रल दुर्गा रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये क्या था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव था। हम इसे खाते हैं, मैंने किया नहीं कि हम इसे क्या, फीमेल्स इसे खाते हैं। तो जो ये पिल्स की तरह थे, नॉन स्टेरॉइडियल होते हैं, नॉन स्टेरॉइडियल है, 1 से वीक में एक बार खाना पड़ता है, यानी कि वीक में एक पिल, एक टैबलेट आपको खाना पड़ता है। और वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स थे इसके, और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव कैपेसिटी थे, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव कैपेसिटी थे। और जो इसका जो क्या उसे साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम था। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक जो है हिस्सा आते हैं, ये क्या है, वर्ल्ड का पहले है और उसके साथ इंडिया का है। ठीक है, NCERT में जो है वही सब बताऊँगा। 1900 साल में, इस साल में वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 2 बिलियन, यानी कि 200 मिलियन, 2000 मिलियन, 2 बिलियन यानी कि 2000 मिलियन। यानी कि अगर 1 बिलियन होगा तो 1 बिलियन का मतलब क्या है, 100 मिलियन। हिसाब को समझ गए। एक क्वेश्चन था, कहाँ पर था, NTA अभ्यास जो ऐप है, पार्ट टेस्ट होता है ना, वहाँ पर चैप्टर वाइज वहाँ पर था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। वो NCERT में नहीं है, बच्चों ने समझा, लेकिन है वो NCERT भी है। NCERT में दिया है, क्या दिया है,
जो 2 मिलियन होते हैं, 2 बिलियन होते हैं, 2 बिलियन का मीन्स 1000, क्या हो रहा है यार, 2 बिलियन का मीन्स होता है 2000 मिलियन, ये दिया है। अब यहाँ से आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 बिलियन का मतलब 1000 मिलियन होता है, और फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आसान है, लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं है। एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के साथ उसे अच्छे से समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। 2000 साल में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 6 बिलियन था, इंडिया का पॉपुलेशन तब 1 बिलियन था, ठीक है। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, हर छठा इंसान आपको इंडियन मिलेगा। यानी कि अगर आप 6 इंसान को अगर आप कलेक्ट कर लेते हो तो वहाँ पर देखोगे एक इंसान है जो इंडियन है। हर 6th पर्सन, यानी कि उसे हम क्या कह सकते हैं, एवरी 6th पर्सन इन दी वर्ल्ड इज़ एन इंडियन। और आज़ादी के टाइम यानी कि 1947 में आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर ये दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम वहाँ पर हमारे यहाँ पर टोटल 350 मिलियन जो है हमारे आबादी थे, यानी कि पॉपुलेशन था, ठीक है। ये देखिए अब क्या है, रीजंस है कि किन किन चीज़ों के बारे में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर डेथ रेट, अगर मारे जाने की अगर संख्या कम होगी, मारे जाने की यानी कि माने कि मरने की संख्या यानी कि डेथ रेट जो होता है अगर वो कमेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर कमेगा पॉपुलेशन बढ़ेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर कमेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। तीनों अगर कमेगा, पहला तीनों अगर कमेगा तो फिर पॉपुलेशन बढ़ेगा। और रिप्रोड्यूसिबल एज अगर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। रिप्रोड्यूसिबल एज अगर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, सिंपल है। ये याद रखना, रिप्रोड्यूसिबल एज बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, और बाकी कुछ भी दिया हो सब घटेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, एनसीईआरटी के बाहर तो आएगा नहीं, हो गया। जो मैरिजेबल एज ग्रुप, ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 18 साल फीमेल के लिए है और 21 साल मेल के लिए है, ठीक है, मैरिजेबल एज ग्रुप। चलो अब आ जाते हैं क्वालिटीज़। एक आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ प्रेजेंट होना चाहिए। पहले तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसका कोई भी फार्मास्यूटिकल जो शॉप होता है वहाँ पर आपको केमिस्ट के शॉप पे मिल ही नहीं रहा हो तो फिर आप कैसे यूज़ करोगे उसे। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर उसे हम यूज़ कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप कैसे यूज़ करोगे। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, उसको इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर यूज़ कर रहे हो लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो आप क्यों यूज़ करोगे, ठीक है ना। इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बार बार कोई भी चीज़ को खरीदोगे तो फिर आपको यूज़ करना ही, आपको जो है खर्च भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो फिर आपका अंदर है कि अगर नहीं छोड़ दो, यूज़ करना नहीं है उसे, क्योंकि बार खर्च होता है उसे यूज़ करने, तो यूज़ नहीं करोगे। तो रिवर्सिबल होना चाहिए, लीस्ट साइड इफ़ेक्ट रहना चाहिए। अगर बहुत सारा अगर आपके शरीर में उसका साइड इफ़ेक्ट देखा जा रहे हो तो आप तो उसे यूज़ नहीं करोगे। साइड इफ़ेक्ट कम होना चाहिए। और आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर है, सेक्सुअल ड्राइव है, उसे उसको चीज़ को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्या क्या हुआ, यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, लीस्ट साइड इफेक्ट, डज नॉट इंटरफेयर इन सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है प्रेजेंट है, जो हमारे पास प्रेजेंट ऑप्शन क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शन है नेचुरल मेथड, पहले आ जाते हैं नेचुरल मेथड, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैरियर मेथड, और फिर आता है इंटर यूटेराइन डिवाइस, यानी कि हम जिसे IUDS कहते हैं। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है IUDS, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। चलो पहले देखते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या क्या आता है, पीरियोडिक एब्सटेंस, विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरपुट्स, लैक्टेशनल एमनोरिया। सबको एक एक करके समझते हैं। चलो क्या है पीरियोडिक एब्सटेंस, क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन जब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल का,
तो 10 से 17 दिन के जो 10 से 17 तारीख होते हैं उसके बीच में जो होता है ओव्यूलेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर उसके उसके वो टाइम पे अगर आप फिज़िकल कांटेक्ट आप करोगे तो उसके तो ओव्यूलेशन के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो टाइम पे आपको जो कोइटस है वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, उसे हम पीरियोडिक एब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। वो टाइम को छोड़कर आप 10 से पहले यानी कि 1 से 9 तारीख तक और 18 से फिर 30 से 31 तारीख तक आप कर सकते हो, ठीक है। तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसके अगर 10 से 17 दिन के 17 तारीख के अंदर अगर आप कुछ करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब आता है विड्रॉल और कोइटस इंटरकोर्स। ये कहता है जो मेल पार्टनर जो होता है ना, वो अपना जो पेनिस होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो जो वेजाइना होता है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो बाहर निकल लेता है क्या इजैकुलेशन के पहले। इजैकुलेशन होने के पहले ही वो जो अपना पेनिस होता है वेजाइना से बाहर निकल लेता है। अब जाता है लैक्टेशनल एमनोनिया, ठीक है। क्या होता है, मदर जितना दिन तक ब्रेस्ट फीड करता है, अगर कोई भी बच्चा हो और उसके बाद मदर उसको जो ब्रेस्ट फीड जो करवाता है, तब तक अगर आप फिज़िकल कांटेक्ट अगर आप करते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। और ये मैक्सिमम कितना दिनों तक ये कर सकते हो, 6 मंथ के लिए, यानी कि 180 दिन के लिए, ठीक है, 6 मंथ के लिए। चलो बैरियर मेथड्स, अब आ जाते हैं बैरियर मेथड्स में। बैरियर मेथड्स में क्या क्या आता है पहले ये देख लो। कॉन्डोम आता है, डायफ्राम आता है, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्व्स, ठीक है। जो ओवम और स्पर्म होता है, ओवम फीमेल का होता है, स्पर्म मेल का होता है, ये तो पता है ना। प्रिवेंट किया जाता है फिजिकली मीटिंग के लिए विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। बैरियर्स जो है ओवम और स्पर्म को एक दूसरे से मिलने नहीं देते, इससे प्रिवेंट हो जाता है। जो कॉन्डोम्स के लिए एक बात लिखा गया है, जो निरोध है ना, जो निरोध है वो पॉपुलर कॉन्डोम है मेल के लिए, ठीक। अगर फार्मास्यूटिकल क्रीम जेलीज अगर आप बैरियर्स के साथ यूज़ करते हो तो फिर आपको ज़्यादा जो है जो आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपका एफिशिएंसी है वो आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है, अगर आप यूज़ करते हो। एक बात याद रखना, जो एड्स होता है, सिफिलिस होता है, हेपाटाइटिस बी होता है, ये सारे जो एसटीडीज़ होते हैं, सारे कुछ जो एसटीडीज़ है वो सिर्फ कॉन्डोम से ही प्रिवेंट होते हैं। इतना कुछ जो मेथड मैंने अभी तक पढ़ा है और आगे भी पढ़ाऊँगा, उसमें से सिर्फ कॉन्डोम ही एक ऐसा चीज़ है जो एसटीडी को प्रिवेंट करता है, ठीक है, जो एसटीडी को प्रिवेंट करता है। जो एसटीडी को प्रिवेंट करता है, सिर्फ कॉन्डोम ही प्रिवेंट कर सकता है और कोई भी मेथड प्रिवेंट नहीं कर सकता। चलो ये देख लो। आप जो इंटरयूटेराइन डिवाइस जो है वो क्या कहता है, उसे जो डॉक्टर्स होता है और एक्सपर्टिस जो नर्स होते हैं वो उसे यूटेरस में उसे इम्प्लांट करता है, ठीक। वेजाइना के द्वारा वो उसे यूटेरन में वो उसे इंसर्ट करता है, यानी कि इंसर्ट करता है वेजाइना के द्वारा यूटेरस में, ठीक है। जो नॉन मेडिएटेड आईओडीएस है वो है लूपर स्लिप, ठीक है, लिपर्स लूप। जो कॉपर रिलीजिंग आईओडीएस है वो होता है कॉपर टी CU7 मल्टीनोएड 375, ठीक है। कितना उस पर कॉपर है इसके द्वारा उसका नाम डिसाइड होता है, ठीक है, कितना अमाउंट में उसमें कॉपर है। हार्मोन रिलीजिंग जो हार्मोन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्मोन 3 से 4 टाइम्स क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर में आए हैं। प्रोजेस्टेट और LNG-20, इसमें से भी अगर कहो तो LNG-20 को याद रखना ही रखना है, ठीक है।
और ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस जो कॉपर होता है आईयूडीएस में, फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है और जो सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी को वो डिक्रीज करता है, यानी कि सप्रेस करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पिल्स के बारे में। पिल्स क्या है? पहले तो पिल्स में मैं अगर नॉर्मली कहूँ तो ये एक टैबलेट है, ठीक है, जिसको आपको डेली लेना पड़ता है। डेली 21 डेज ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 21 डेज ही आपको लेना पड़ेगा। और ये स्टार्ट कब से होता है? स्टार्ट होता है विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा उसके पहले 5 दिन के अंदर ही इसे स्टार्ट करना होगा। ठीक है, और 7 डे का गैप रहता है, 7 डे का 7 दिनों का इस पर गैप रहता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्या होता था, जो फीमेल को ये पता नहीं चलता था कि कब गैप लेना है, कब, वो कंफ्यूज हो जाता था, आगे गड़बड़ हो जाता टैबलेट लेने में। तब क्या किया था, जो फेरिक आयरन का जो टैबलेट है वो 7 दिनों के जो आयरन का टैबलेट है वो कंपनी ने वहाँ पर दे दिया था। तब क्या होता था, कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सारा पता, फीमेल को ये पता रहता था कि हमको महीने में सारा महीने ही हमको ये टैबलेट एक एक करके खाने जाना है। ठीक, हर दिन में मुझे एक एक करके खाना पड़ेगा, उसे पता रहता था। कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता था, टैबलेट मिस होने की कोई भी चांस नहीं रहते थे, तो काम आसान हो गया। अब आ जाते हैं इससे जो इम्पोर्टेंट्स कुछ पॉइंट्स के बारे में। ठीक, जो प्रोजेस्टेरोन अकेला ही या फिर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो इंजेक्शन के इम्प्लांट्स किया जाता था स्किन के नीचे। ठीक है, स्किन के नीचे उसे हम इम्प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम इम्प्लांट्स कहते हैं। अब आ जाते हैं इम्प्लांट्स, और इसका जो मोड ऑफ एक्शन जो है वो सिमिलर रहता था किसके? पिल्स के मोड ऑफ एक्शन के वो सिमिलर रहता था, और उसका जो इफेक्टिव पीरियड जो है वो पिल से ज़्यादा रहता है। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है और इफेक्टिव पीरियड्स ज़्यादा है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के बारे में सिर्फ मेल के और फीमेल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। मेल के लिए वैसेक्टोमी होता है और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी होता है। आप कैसे याद रखोगे? वास्ट डिफरेंस मेल के लिए रहता है, वास्ट डिफरेंस तो मेल के लिए, तो इससे आप याद रख सकते हो वास्ट डिफरेंस। और ट्यूबेक्टोमी और फैलोपियन ट्यूब फीमेल में रहता है, तो उसे हम ट्यूबेक्टोमी ऐसे आप याद रख, कोई भी एक याद रख लो, ये दोनों है, या फिर याद रख लो, या फिर ये दोनों याद रख लो। कोई भी एक चीज़ को आप याद रख लेना और दूसरे चीज़ अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी, जिससे हम कॉमनली एबॉर्शन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हर ईयर 45 to 50 मिलियन एबॉर्शन होता है। ठीक है, जो क्या है, जितना जो है कॉन्सीव प्रेगनेंसी जो होता है, जितना प्रेगनेंसी कॉन्सीव होता है हर साल, उसका 1/5 है। यानी कि अगर आप 50 को अगर आप मान लो हर साल 50 मिलियन अगर एमटीपी होता है, तो कॉन्सीव प्रेगनेंसी टोटल कितना होता है? उसका 5 गुना, 5 भाग का 1 भाग एमटीपी होता है, तो उसका 5 गुना यानी कि 250 मिलियन कॉन्सीव प्रेगनेंसी होता है, उसका 1 भाग यानी कि 50 मिलियन एमटीपी एबॉर्शन किया जाता है। 1/5 लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से प्राय हर साल आते हैं। एमटी को लीगलाइज्ड किया गया था 1971 में, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन थे, उसके द्वारा लीगलाइज किए थे। और एमटीपी कितना दिनों तक सेफ है? 12 वीक्स तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसे कहते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर टोटल 9 महीना कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट पे रहता है। ठीक है, कोई बच्चा टोटल 9 मंथ्स, उससे हम 9 मंथ्स को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। 3 मंथ्स लेकर एक ट्राइमेस्टर होता है, 3 मंथ्स लेकर एक ट्राइमेस्टर। हर एक मंथ में 4 वीक्स रहता है, यानी कि अगर 4 वीक्स अगर हर एक मंथ में है तो 3 मंथ्स में 12 वीक्स है। 3 मंथ्स को हम एक ट्राइमेस्टर कहते हैं, तो फिर एक ट्राइमेस्टर में 12 वीक्स। समझ गए?
3 मंथ्स को हम एक ट्राइमेस्टर कहते हैं। हर एक मंथ में 4 वीक्स होता है, यानी कि 12 वीक्स, यानी कि एक ट्राइमेस्टर। समझ गए? 3 मंथ्स में एक ट्राइमेस्टर, 3 मंथ्स पर 12 वीक्स रहता है, तो एक ट्राइमेस्टर में 12 वीक्स हुए। चलो, अब आ जाते हैं एसटीडी के बारे में। एसटीडी को हम वेनरल डिजीज भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, ये सब याद रखना, ठीक है। मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए, एसटीडी एक मेजर थ्रेट है, ये भी याद रखना। गोनेरिया, सिफिलिस, हेपाटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस, एड्स बहुत सारे होते हैं। इनमें से 3 हेपाटाइटिस बी, एड्स और जेनिटल हर्पिस जो है, ये तीनों इनक्यूरेबल है। आप जितना दिन बचोगे उतना दिन तक ये रहेगा। सिर्फ टैबलेट्स के माध्यम से इसे सप्रेस किया रखा जा सकता है, लेकिन इसे क्योर नहीं किया जा सकता। ये उतना दिनों तक रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना मत इसे। जो जो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, मैं सिर्फ वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर समझने का तो कुछ है नहीं, जो कि मैं आपको समझाऊंगा, कुछ है नहीं। आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो अवॉइड सेक्सुअल अननोन पार्टनर्स, जिनसे आप पहचानते नहीं हो, उससे दूर रहो। कॉन्डोम यूज़ करो, क्योंकि कॉन्डोम ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो आपको एसटीडी से प्रोटेक्शन दे सकता है। अगर आपको डाउट हो कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो क्वालिफाइड एक डॉक्टर्स के पास तुरंत जाओ, दिखा लो, ठीक है। इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? अगर 2 इयर्स तक, 2 साल तक अगर आप कोई भी प्रोटेक्शन के छाड़ा ही, यानी कि कोई भी विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप सेक्सुअल ड्राइव अगर आप करते हो, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट करते हो, लेकिन फिर भी अगर आप बेबी कॉन्सीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसे हम इनफर्टिलिटी कह सकते हैं, ठीक है। उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। चलो, आर्ट बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्ट 2 टाइप में इसे आप डिवाइड कर सकते हो, इन विट्रो, इन विवो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, और इन विवो में जो गलत हो गया, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, और जो इन विवो होता है उसमें बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पर एक चीज़ आता है, इन विट्रो में आता है एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र, और इन विवो में आता है गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। चलो, एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र में 2 चीज़ें आते हैं, एक है टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरा आता है ICSI, फुल फॉर्म बाद में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी और ICSI। आप सब ये याद रखना, जो ICSI जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? ओलिगोजूस्पर्मिया के लिए, ठीक है। ओलिगोजूस्पर्मिया के लिए यूज़ होता है। दूसरा आता है जो टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के 2 पार्ट है, एक होता है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। ZIFT 8 सेल के लिए, 8 सेल के एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, और IUT 16 सेल, जो 16 सेल एम्ब्रॉय के है, उसका ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ZIFT जो 8 सेल है उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, नाम पे ही आ रहे हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, F फॉर फैलोपियन ट्यूब, नाम से ही पता चल जाएगा। 8 सेल का होता है। और IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, यानी कि यूटेराइन आ रहा है, यूटेरस में ट्रांसफ़र होगा, यूटेरस में 16 सेल का एम्ब्रॉय हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र का 2 है, मेल गैमेट ट्रांसफ़र, फीमेल गैमेट ट्रांसफ़र। मेल गैमेट ट्रांसफ़र पे जो है वो है AI और IUI। AI जो है वो स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है वेजाइना में, ठीक है। स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है वेजाइना में।
और जो IU है वो स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है यूटेरस में। IUI जो है वो स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है यूटेरस में। किसके लिए है? ये वैसे या के लिए है, फीमेल कपल्स के लिए है जिसका जो फीमेल पार्टनर है वो तो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, जो मेल फीमेल गैमेट यानी कि जो ओवम है वो ओवम तो प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो एनवायरनमेंट जो कंडीशन है प्रॉपर कंडीशन में वो अवेलेबल करा सकता है कोई भी बेबी कॉन्सीव करने के लिए, लेकिन उसका जो मेल पार्टनर है उसका जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या कोई भी उसका अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो तब क्या किया जाता है, इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है गैमेट ट्रांसफ़र का। जो मेल गैमेट है उसके AI और IUI के प्रोसेस के द्वारा उससे हम वेजाइना और यूटेरस में जो है स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं। किसका हो सकता है, किसी और का, और हो सकता है उसका मेल पार्टनर है उसका जो स्पर्म काउंट है उसे बढ़ाकर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वेजाइना और यूटेरस में उसका जो मेल पार्टनर है उसका अगर स्पर्म नहीं पहुंच रहा है तो उसका स्पर्म काउंट कलेक्ट कर उसे हम वेजाइना और यूटेरस में उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, या किसी और जो अभी स्वस्थ है, हेल्दी पर्सन का, मेल पर्सन का स्पर्म लेकर हम भी उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तब यूज़ किया जाता है। फिर आ जाते हैं गैमेट GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, चलो आप फुल फॉर्म्स देखते हो, उसके बाद हमारा क्लास होता है ख़त्म। ZIFT का तो मैंने बता दिया, गैमेट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। IUT का मैंने बता दिया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। GIFT के भी मैंने बता दिया, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ICSI का सुन लो, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन VVI है, ICSI VVI है। AI है आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, और IUI है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन। ठीक है, ये सारे VVI हैं, अच्छे से पढ़ लें। तो चलो बच्चों, यहीं पर ही होता है हमारा क्लास ख़त्म। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपने पढ़ लिया, आपको बहुत ही बधाई हो। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, हम सबको ये जानना चाहिए। जिनका बायोलॉजी है उनको भी जानना पढ़ना चाहिए, जिनका बायोलॉजी नहीं है उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहना, इस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपका क्या काम है, इसका जो नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूँगा अभी। उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, फिर मेरे नोट्स को एक बार पढ़ लेना। हो सके अच्छा होगा अगर आप अपने कॉपी पे उसे नोट कर लो, और उसके बाद NCERT को एक बार रीडिंग पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आप सभी लोगों से मेरी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो।